तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे पूरे शरीर में सुइयां चुभोकर तुझे नदी में बहा दूंगी। फिर किसी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैंने तेरे साथ क्या किया है। ये क्या हो रहा है? नदी का पानी अचानक इतना नीला कैसे हो गया? आखिर ये कैसी रहस्यमयी बात है? शैतान लड़की, क्या तूने ये सोच लिया था कि तेरे पापों की सजा तुझे कभी नहीं मिलेगी? इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तू बच जाएगी। कौन हो तुम? मैं नील परी हूँ, इस नदी की रानी। अब सच सच बता, तूने राजकुमारी आराध्या के साथ ऐसा क्यों किया? उसके पूरे शरीर में सुइयां क्यों चुभाई? क्योंकि मुझे सिंहासन चाहिए। मुझे ये पूरा राज्य चाहिए। मैं नहीं चाहती कि महाराज विक्रम आराध्या को राज की बागडोर सौंपे। बचपन से ही मैं इसे सहन नहीं कर पाती। ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक ये जिंदा रहेगी मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। केवल लालच के लिए तूने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तेरे इस भयानक पाप की सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी। याद रख, इस नीली नदी में तेरा अंत होगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये राज्य, सिंहासन, सब कुछ मेरा होने वाला है। महाराज, मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़कर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। क्या हुआ? तुम्हें क्या समस्या है? महाराज, मेरी पत्नी को गुजरे आज 1 वर्ष हो चुका है। मेरी इस छोटी सी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं राज कार्य में व्यस्त रहता हूँ और यह बच्ची पूरे दिन घर में अकेली रहती है। अच्छा, मैं सब समझ गया। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मेरी बेटी को अपने महल में आश्रय दे दीजिए। यह आपकी पुत्री की सेविका बनकर रहेगी। अगर इसे सहारा मिल जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है। आज से तुम्हारी बेटी यही रहेगी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा और इसका पूरा ध्यान रखूंगा। महाराज, आपने सचमुच मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। चल बेटी, आज घर चलते हैं। कल मैं तुझे राजमहल छोड़ जाऊंगा। तो आखिर आप मुझे अपने से दूर दूसरे के घर भेजना ही चाहते हैं? नहीं बाबा, मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटी। लेकिन इस सिंहासन पर मेरी नजर बहुत समय से है। मैं तुझे मोहरा बनाकर एक दिन इस पूरे राज्य पर अधिकार करूंगा। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन महारानी पद्मावती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले भी जब मैं राजकुमारी आराध्या के साथ खेलने गई थी तब उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से मान जाएगी। इन सब बातों की चिंता मत कर। महारानी बाहर से भले ही सख्त दिखाई देती हो, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है। अब जब उन्हें पता चलेगा कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तब वह तुझे जरूर अपना लेगी। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। फिर हम दोनों मिलकर अपनी बुद्धि से इस राज्य के सभी लोगों को एक एक करके रास्ते से हटा देंगे और आखिर में ये पूरा राज्य हमारा होगा। समय बीतता गया। राजमहल में आराध्या और काम्या साथ साथ बड़ी होने लगी। राजकुमारी, आज आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। आपको देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की कोई परी धरती पर उतर आई हो। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो काम्या। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ से सज सकती हो।
देखो, मेरे पास कितने सुंदर वस्त्र और गहने हैं, तुम्हें जो पसंद हो तुम ले सकती हो। तुम्हारी चीजें मैं मांग कर क्यों लूं? एक दिन ऐसा आएगा जब इन सब पर मेरा अधिकार होगा। क्या बात है काम्या, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें ये कपड़े और गहने पसंद नहीं आए? नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस आपके बारे में सोच रही थी। आप सचमुच बहुत दयालु है, लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकती। मैं तो महामंत्री की बेटी हूँ। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण स्वीकार कर सके। ऐसी बातें मत करो काम्या, ईश्वर की दुनिया में सभी बराबर होते हैं। यहाँ अमीर और गरीब में भेद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी समय महारानी पद्मावती वहां आ पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बिना अनुमति राजकुमारी के कक्ष में मत आया करो। माँ, आप हमेशा काम्या से इतनी नाराजगी से क्यों बात करती हैं? वो हमारे घर में मेहमान बनकर आई है ना। आराध्या, मुझसे बहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे ज्यादा तर्क वितर्क पसंद नहीं है। यदि आप नहीं चाहती तो मैं अब कभी राजकुमारी के कक्ष में नहीं आऊंगी। कृपया मुझसे नाराज मत होइए महारानी माँ। शैतान रानी, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है ना, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जीवन भर नहीं भूलेगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ। काम्या वहां से चली गई। माँ, आपको काम्या के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेचारी को आपकी बातों से बहुत दुख पहुंचा है। बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बुरे का अंतर समझ नहीं आ रहा है। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे सिर्फ लालच दिखाई देता है। लालच? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम हमेशा उससे दूरी बना करके रखना, वह कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। तांत्रिक बाबा, कुछ ऐसा कीजिए कि वो रानी मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। जब तक वो जीवित है मुझे इस राज्य में कुछ भी हासिल नहीं होगा। रानी पद्मावती को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं होगा। महारानी पद्मावती बहुत बुद्धिमान है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो महाराज विक्रम आसानी से किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ तो करना होगा। ये काम बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे करना होगा। आपके पास इतनी शक्तियां हैं तांत्रिक बाबा, आप कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। काम्या की बातें सुनकर तांत्रिक भैरवनाथ कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। सच कह रहे हैं बाबा? क्या सचमुच महारानी मर जाएंगी? उसने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस गुड़िया के भीतर महारानी की जीवन शक्ति को बांध दिया गया है। अब इस गुड़िया को जितनी भी पीड़ा दी जाएगी, महारानी को उतना ही कष्ट होगा। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जाएगी और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी माँ अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई? लग रहा है रानी माँ अब नहीं बच पाएंगी। बाबा, ये सब मैंने ही किया है। पहाड़ के अंतिम छोर पर रहने वाले तांत्रिक भैरवनाथ की मदद से मैंने महारानी को बीमार किया है। उसी काले जादू की वजह से रानी की मृत्यु भी हो जाएगी। हा 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 हा, सचमुच तू मेरी बेटी है। आज तूने ये साबित कर दिया। इस तरह हम अपने रास्ते के हर कांटे को एक एक करके हटाते रहेंगे। हा 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 हा, हा 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 हा।
मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपको जरूर ठीक करूंगी माँ। आखिर आपको क्या हो गया है? दिन पर दिन आपकी तबीयत इतनी क्यों खराब होती जा रही है? कुछ कीजिए वैद्य जी, महारानी की हालत लगातार बिगड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उन्हें खो दूंगा। महाराज, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी चिंता मत कीजिए, बस हमारी बेटी आराध्या का ख्याल रखिएगा। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको बचा कर रहूंगी। वाह, मेरा काला जादू अपना असर दिखा रहा है। रानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बहुत जल्द वो मर जाएगी। देख लिया ना शैतान रानी, मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। कोई मुझे बचाओ, मैं जीना चाहती हूँ। कोई मुझे बचाओ, मैं अपनी बेटी आराध्या के लिए जीना चाहती हूँ। बाबा, माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ को क्या हो गया है? कृपया कोई माँ को बचा लीजिए। मुझे नहीं पता बेटी, कौन सी भयानक बीमारी ने तुम्हारी माँ के शरीर में घर कर लिया है। अचानक महारानी पद्मावती की सांसें धीमी होने लगी। बाबा ध्यान से देखिए ना, माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली है। माँ अब सांस भी नहीं ले रही है। क्या क्या माँ हमें छोड़कर चली गई? ये क्या हो गया रानी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह मैं अपने रास्ते के हर कांटे को एक एक करके हटाती जाऊंगी और आखिर में इस सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी मैं बनूंगी। अब जाकर बाबा को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। कुछ दिन बाद भी महाराज विक्रम अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से बाहर नहीं निकल पाए थे। महाराज, आपको दरबार में चलना होगा। दूसरे राज्यों के दूत आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ मंत्री, सब कुछ तुम लोग संभाल लो। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? महारानी के निधन के बाद से आप स्वयं को कक्ष में बंद करके बैठे हैं। उधर राज्य के कामकाज रुकते जा रहे हैं। रुद्रसेन, महारानी के जाने के बाद मुझ में इस सिंहासन का भार उठाने की शक्ति नहीं बची। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैं आराध्या को इस राज्य की भावी रानी घोषित करूंगा। वही इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेगी। ये तो बहुत शुभ समाचार है महाराज। राजकुमारी आराध्या इस राज्य की योग्य उत्तराधिकारी है। वह दयालु है और प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती है। तो फिर देर मत करो, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो। अगले सप्ताह आराध्या के राज तिलक की तैयारी की जाएगी। वही इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। महाराज का आदेश सुनकर रुद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, तो यह राजा आराध्या को राज्य की गद्दी देना चाहता है? नहीं, अगर ये खबर काम्या तक तुरंत नहीं पहुंची तो हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। अरे तू यहाँ आराम से बैठी हुई है, उधर सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? महाराज ने आराध्या को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अगले सप्ताह उसका राज तिलक होने वाला है। अब तेरा रानी बनने का सपना खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ आराध्या इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी।
तो फिर आज ही तांत्रिक भैरवनाथ के पास जा। उससे कोई ऐसा उपाय पूछ जिससे आराध्या भी हमारे रास्ते से हट जाए। हाँ बाबा हाँ, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। कुछ ही देर बाद काम्या तांत्रिक भैरवनाथ के ठिकाने पर पहुंच गई। अब क्या हुआ? इतनी घबराई हुई मेरे पास क्यों भागी चली आई? सब कुछ बर्बाद होने वाला है तांत्रिक बाबा। हमारी सारी योजना नष्ट हो जाएगी। महारानी को मारने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पहले शांति से बताओ कि क्या हुआ है। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। महाराज ने आराध्या को राज का उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब अगर वो सिंहासन पर बैठ गई तो मेरा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसे भी हमारे रास्ते से हटाना होगा। नहीं, इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। अभी कुछ ही समय पहले महारानी की मृत्यु हुई है। यदि अब आराध्या को भी मार दिया गया तो महाराज को शक हो जाएगा। कुछ तो उपाय बताइए बाबा। मैं अपने इतने वर्षों के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। यह औषधि ले जाओ और किसी तरह राजकुमारी को पिला देना। धीरे धीरे यह औषधि राजकुमारी को बीमार कर देगी। उसके बाद उसके शरीर में मंत्र युक्त सुइया चुभा देना। फिर वह हमेशा हमेशा के लिए तेरे रास्ते से हट जाएगी। लेकिन तांत्रिक बाबा, ये काम तो बहुत कठिन है। कठिन है, लेकिन यही रास्ता है। देर मत कर। किसी भी तरह छल कपट या बहाने से आज रात ही राजकुमारी को यह औषधि पिला देना। उसके बाद उसके शरीर को किसी सुनसान जगह ले जाना और वहां इन मंत्रयुक्त सुइयों को चुभा देना। तांत्रिक की बात सुनकर काम्या औषधि लेकर महल लौट आई। राजकुमारी, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। कृपया ये दूध पी लीजिए। आपकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे, आज तुम मेरे लिए दूध लेकर आई हो? बाकी दासियां कहाँ हैं? और काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस महल की दासी नहीं हो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें ये छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहन? कैसी बहन? मैंने तुझे कभी अपनी बहन नहीं माना। तू मेरी दुश्मन है, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। मेरा अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। तुम चाहो तो ये दूध खुद ही पी लो। नहीं नहीं, आपको ये दूध पीना ही होगा। लीजिए, देर मत कीजिए। आज अपनी छोटी बहन की बात मान लीजिए। आराध्या ने बिना किसी शक के वह दूध पी लिया। कुछ ही समय बाद उस औषधि का असर होने लगा और आराध्या गहरी बेहोशी में चली गई। बहुत अच्छा, मेरा काम हो गया। अब इसके शरीर को दूर जंगल में ले जाना होगा। फिर इसके पूरे शरीर में मंत्रयुक्त सुइयां चुभाकर इसे केले की बेड़ी पर रखकर नदी में बहा दूंगी। ये क्या, कैसी अजीब बात है। केले की बेड़ी पर किसी इंसान का शरीर नदी में बहता हुआ आ रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। युवराज आदित्य तुरंत नदी के किनारे पहुंचा और उस लड़की को ध्यान से देखने लगा। वाह, कितना सुंदर चेहरा है। आखिर किसने इस लड़की के साथ इतनी बड़ी क्रूरता की है। इसे देखकर तो लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो।
इसके वस्त्र भी बहुत राजसी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। और ये नदी भी अचानक इतनी नीली क्यों हो गई है? यह सब सामान्य नहीं है। नहीं, इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। रणबीर, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। जी युवराज, आपने मुझे बुलाया? इस लड़की को तुरंत महल ले जाने की व्यवस्था करो। मैं स्वयं इसकी सेवा करूंगा और इसे ठीक करके रहूंगा। इसकी जान बचानी ही होगी। लेकिन अगर महारानी माँ को यह बात पता चल गई तो वह बहुत नाराज होंगी। माँ को समझा लूंगा। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा है बस वही करो। जैसे आपकी आज्ञा युवराज, मैं अभी इन्हें महल ले जाने की व्यवस्था करता हूँ। उधर आराध्या के गायब होने के बाद महाराज विक्रम चिंता में डूब चुके थे। रुद्रसेन, तुम आ गए। क्या तुम्हें राजकुमारी आराध्या का कोई पता चला? नहीं महाराज, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां हमने राजकुमारी को न खोजा हो, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन महाराज, एक और अजीब घटना घटी है। क्या हुआ? हमारे राज्य की एकमात्र नदी का पानी अचानक नीला हो गया है। नदी की सारी मछलियां मरकर ऊपर तैर रही है। चारों तरफ भय का माहौल है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा संकट में पड़ जाएगी। हे ईश्वर, आखिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? पहले मैंने अपनी पत्नी को खोया, फिर अपनी इकलौती बेटी को, और अब मेरे राज्य की प्रजा भी संकट में पड़ गई है। महाराज, मुझे इस पूरे मामले की गहराई से जांच करनी होगी। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे इस नीली नदी का रहस्य बताएगा? महाराज, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपको कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी, क्योंकि इस रहस्य की पूरी सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूँ, और बहुत जल्द इस सिंहासन पर मैं बैठूंगी। इसी बीच काम्या दरबार में पहुंच गई। महाराज, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ महाराज और महामंत्री महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। बिना अनुमति अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसे कुछ मत कहो। शायद तुम ये भूल गए हो कि मैंने काम्या को अपनी बेटी की तरह पाला है। महाराज, मैं हमेशा आपका भला चाहती हूँ। जब तक राजकुमारी आराध्या वापस नहीं आ जाती, तब तक मुझे राज्य का कार्यभार संभालने दीजिए। आप इस समय मानसिक रूप से बहुत दुखी हैं। कभी नहीं। यह सिंहासन केवल आराध्या का है। मैं इस पर किसी और को बैठने नहीं दूंगा। महामंत्री की बेटी कभी इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। क्यों व्यर्थ क्रोधित हो रहे हो? हम में से कोई नहीं जानता कि आराध्या कहाँ है, या वह जीवित भी है या नहीं। ऐसे में बेहतर होगा कि काम्या राज्य संभाले। अगर आराध्या लौट आए तो बाद में कोई निर्णय ले लिया जाएगा। किंतु महाराज, किंतु परंतु नहीं। कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह आयोजित करिए। उसी में काम्या का राज तिलक कर दिया जाएगा। उधर दूसरे राज्य में युवराज आदित्य ने राजकुमारी को बचाने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी थी। युवराज, राजकुमारी पर बहुत शक्तिशाली जादू किया गया है। इन्हें ठीक करना आसान नहीं होगा। आपको धैर्य रखना होगा। तो इन्हें बचाने का उपाय क्या है? राजकुमारी के शरीर में मंत्रयुक्त सुइयां चुभाई गई है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके एक एक सुई निकालनी होगी। जब सभी सुइयां निकल जाएंगी तभी यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। आदित्य, तुम एक अनजान लड़की को महल में क्यों लाए हो? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। माँ, आप अक्सर मुझसे पूछती थी कि क्या मैं किसी से प्रेम करता हूँ। सच कहूँ तो पहले ही नजर में मुझे इस राजकुमारी से प्रेम हो गया है। मैं इसे हर हाल में स्वस्थ करूंगा। युवराज सही कह रहे हैं। यदि प्रतिदिन
एक एक सुई निकाली जाए तो एक दिन इनके शरीर से सारी सुइयां निकल जाएंगी और ये ठीक हो जाएंगी। मैं सब कुछ करूंगा। इन्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम चाहो तो किसी अच्छी राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम इस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। फिर भी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। समय बीतता गया। युवराज आदित्य दिन रात आराध्या की सेवा करते रहे और एक एक करके उसके शरीर से सारी सुइयां निकालते गए। माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्या बात है पुत्र? आज राजकुमारी के शरीर से आखिरी सुई निकाली जाएगी। आज ही उन्हें होश आ जाएगा। माँ, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? नहीं पुत्र, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो, आज मैं भी राजकुमारी के कक्ष में चलती हूँ। आखिरी सुई मैं अपने हाथों से निकालूंगी। सच माँ? लेकिन आप तो राजकुमारी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। किसने कहा कि मैं पसंद नहीं करती? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम किसी सामान्य और स्वस्थ लड़की से विवाह करके सुखी जीवन बिताओ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपना जीवन किसी बीमार लड़की की सेवा में लगा दो। अब इन बातों को छोड़ दीजिए माँ। पिछले 6 महीने से मैंने दिन रात मेहनत की है। आज मेरी मेहनत का परिणाम देखने का दिन है। माँ, अब देर मत कीजिए। राजकुमारी की आंख में बची हुई सुई आप ही निकाल दीजिए। महारानी ने सावधानी से आखिरी सुई निकाल दी। माँ देखिए, ध्यान से देखिए। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी है। राजकुमारी को होश आ गया है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मैंने तुम्हें नदी में पाया था। तुम्हें एक रहस्यमयी नीली नदी में केले के बेड़ी पर बहा दिया गया था। तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया था और तुम्हारे शरीर में सुइयां चुभाई गई थी। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था। अब तुम सुरक्षित हो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस राज्य से हो? मेरा नाम आराध्या है। मैं रत्नगढ़ की राजकुमारी हूँ। महाराज विक्रम मेरे पिता हैं और मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ। अरे वाह, रत्नगढ़ तो बहुत प्रसिद्ध राज्य है। तुम्हारे राज्य की दूर दूर तक प्रशंसा होती है। राजकुमारी, अब देर नहीं होगी। मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ कर आऊंगा। आज ही हम तुम्हारे राज्य के लिए रवाना होंगे। आज आप सभी यहाँ उपस्थित है। मेरी इकलौती पुत्री आराध्या कई महीनों से लापता है। उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इसलिए मैं अपनी दूसरी पुत्री समान काम्या को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहा हूँ। महाराज, कृपया एक बार फिर सोच लीजिए। तभी सभा में एक आवाज गूंजी। 1 मिनट रुकिए बाबा। आराध्या बेटी, क्या सचमुच तुम हो? तुम जिंदा हो? मैंने तो समझ लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है? और आराध्या यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने तो उसे जादू करके केले की बेड़ी पर नदी में बहा दिया था। नहीं बाबा, मैं मरी नहीं थी। जिस काम्या को आपने अपनी बेटी का स्थान दिया और आज राज्य की उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। तांत्रिक की मदद से मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभाई, फिर मुझे केले की बड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। अगर युवराज आदित्य समय पर मुझे ना बचाते तो आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती। काम्या, क्या यह सच है? क्या तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया अपने पिता की बातों में आकर किया। रुद्रसेन, यह काम्या क्या कह रही है? तो इसका मतलब
तुमने अपनी बेटी को जानबूझकर महल में भेजा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी बेटी को लेकर इस राज्य से बहुत दूर चला जाऊंगा। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सैनिकों, कहाँ हो तुम सब? इस दुष्ट मंत्री और उसकी बेटी को तुरंत बंदी बना लो। महाराज का आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ पड़े और काम्या तथा रुद्रसेन को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि इस राज्य से बहुत दूर चली जाऊंगी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए, हमें दंड मत दीजिए। लेकिन उनके पाप इतने बड़े थे कि अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही था। महाराज, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। राजकुमारी सुरक्षित है और सत्य सबके सामने आ चुका है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। युवराज आदित्य, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुमने 6 महीनों तक उसकी सेवा करके उसे नया जीवन दिया है। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों विवाह करके सुखी जीवन बिताओ। क्या इस विवाह से तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं महाराज, राजकुमारी आराध्या को अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। बाबा, मैं भी अपना पूरा जीवन युवराज आदित्य के साथ बिताना चाहती हूँ। उन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। ये क्या? नदी का पानी फिर से निर्मल होने लगा है। इसका अर्थ है कि आराध्या पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। आराध्या, तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, सुख और समृद्धि से भरा रहे। और इस प्रकार लालच और षड्यंत्र की हार हुई, जबकि सच्चाई, प्रेम और अच्छाई की जीत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।